हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने एक और नई खबर को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। जो हमारी वास्तविक रूप में सत्ता में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसका शुरुआत से ही एजेंडा रहा है कि हम धारा 370 को हटाएंगे। और ऐसा उन्होंने उनकी जो सेकेंड टर्म आई थी 2019 में, जब उन्होंने अपना सेकेंड टर्म स्टार्ट करी थी, उसके बाद धारा 370 को भारतीय संविधान से हटा दिया। अब ये खबर में क्यों आ रहा है, अब ये चर्चाओं में क्यों आ रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में ऐसी खबर निकल कर आई है कि कुछ विशेष समूह द्वारा इस धारा 370 को वापस से अनलॉक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या ये संभव है? क्या भारतीय संविधान से धारा 370 और 35A आर्टिकल हटाने के बावजूद भी क्या इन्हें वापस से भारतीय संविधान का पार्ट बनाया जा सकता है? ये सवाल खड़े होते हैं और आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा करने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि क्या हम 35A और धारा 370 को पुनः एप्लीकेबल कर सकते हैं, और अभी इसको एप्लीकेबल कराने के लिए क्या काम हो रहा है। क्या ये कश्मीर की जनता चाहती है? क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इसके पीछे है, या भारतीय जनता पार्टी ही इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को करने का प्रयास कर रही है? तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे सबसे पहले एक फोटो देखिए, उस फोटो के अंदर क्या है? उमर अब्दुल्ला टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। इस व्यक्ति को तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। ये वास्तविक रूप से जो बोला जाए तो कश्मीर के उत्तराधिकारी हैं। जैसा हम बोलते हैं ना, वंशानुगत प्रवृत्ति होती है। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र होने के बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि लगभग 3 पीढ़ियों से कश्मीर में इन्हीं का ही शासन रहा है। इनके दादाजी, इनके पिताजी, और अब ये वास्तविक रूप से अब यहाँ पर कश्मीर के शासन को संभाल रहे हैं। यहाँ पर इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी ने मिलकर गठबंधन बनाया है, और गठबंधन के साथ में यहाँ पर ये पूरी की पूरी पार्टी को चला रहे हैं। तो फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर कुछ इनकी तरफ से असेंबली के अंदर प्रस्ताव पारित करा गया। यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, उन्हीं के एक लीडर है, वो लीडर ने कश्मीर के अंदर एक रिजोल्यूशन लेकर आए, और उस रिजोल्यूशन के अंदर उन्होंने कहा कि हम धारा 370 को वापस लेकर आएंगे। खबरें बनती हैं क्या? बीजेपी एमएलए मार्शलाइड आउट ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली ब्लडलैम ओवर द आर्टिकल 370। अब जैसे ही इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी के लोगों द्वारा जब यहाँ पर उस प्रपोजल को लाया गया और प्रपोजल के संबंध में वहां पर प्रदर्शन करा गया, तो उस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसका ध्येय ही प्रमुख है कि हम आर्टिकल 370 को बर्खास्त कर दिया है और कभी नहीं आने देंगे, तो उन्होंने फिर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को क्या कर दिया? तहस-नहस कर दिया। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी और वहां पर बीजेपी के जो प्रमुख लीडर्स थे या बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच में झड़प हो गई, और झड़प के बाद में वहां पर जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर काम करने वाले गार्ड्स होते हैं, जिन्हें मार्शल्स कहते हैं, उन मार्शल्स ने इन बीजेपी के लीडर्स को वहां से बाहर निकाल दिया, या बोला जाए तो ओवरऑल मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करा। तो फिलहाल के संबंध में घटना हुई है कि उमर अब्दुल्ला जैसी जीत कर आए, तो इन्होंने अपने चुनावी रिजोल्यूशंस के अंदर, अपने चुनावी वादों के अंदर एक वादा करते हुए आए थे कि हम आएंगे तो यहाँ पर धारा 370 को वापस लेकर आएंगे। तो इनकी तरफ से ये प्रयास करा गया। क्या ये वास्तविक रूप से सही था? क्या सिर्फ इनके कह देने मात्र से, क्या इनके प्रपोजल देने के मात्र से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा 370 वापस आ जाएगी क्या? या फिर इसके पीछे कुछ बीजेपी का टर्निंग पॉइंट है, या बीजेपी की इसके पीछे चाल है? हमें लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर की जनता के साथ में है। हमें लग रहा है उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले हैं। पर बैकग्राउंड में देखने पर समझ आता है कि शायद उमर अब्दुल्ला बीजेपी का साथ लेकर, बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर शक्तियों के विभाजन पर कार्य करा जाता है। यहाँ पर राज्य के पास में और केंद्र के पास में अलग-अलग शक्ति, ठीक है? शक्तियों को 3 प्रमुख भागों में बाँटा जाता है। एक होती है केंद्रीय सूचियाँ, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची ऐसी होती है जिसके अंदर केवल और केवल केंद्र सरकार, या संघ सूची पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही अपनी तरफ से कानून बना सकती है।
दूसरी होती है राज्य सरकारें या राज्य सूची के विषय। राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें ही अपनी तरफ से ही कानून बना सकती है। ये होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है उस संबंध में और केंद्र सरकारें भी कानून बना सकती है, पर केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून उसके ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होगा या उसको ओवरलैप कर देगा। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि भैया ये जो डिफेंस से रिलेटेड या बोला जाए तो बाउंड्री लाइन का मामला है, संविधान परिवर्तन करने का मामला है, आर्टिकल 370 को जब लाया जाएगा तो उसे वापस से भारतीय संसद के अंदर पास कराया जाएगा। संसद में कैसे पास होगा? जब मेजोरिटी होगी, और मेजोरिटी किसकी है फिलहाल की स्थिति में? यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की पार्टी की मेजोरिटी है। उमर अब्दुल्ला भी ये जानते हैं कि अभी हमारे पास कोई मेजोरिटी नहीं, केवल राज्य कितने ही यहाँ पे प्रपोजल दे दे, ये केवल वो अपनी मंशा व्यक्त कर रहा है कि हम ऐसा चाहते हैं। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को पता है कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रपोजल दे देंगे, तो प्रपोजल देने से कुछ नहीं होगा, हमारी मंशा व्यक्त हो जाएगी। पर ये आर्टिकल सिर्फ आएगा कब? जब इसे संघ सूची के विषय में, संघ सूची अर्थात केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अंदर वापस से ऐड करके इसके संसद में पास कराया जाएगा, हमारे दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाएगा, तब जाकर ये प्रॉपर कानून बनेगा और संविधान के अंदर शामिल होगा। तो क्या ये अभी घटनाक्रम क्यों हुआ है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये केवल और केवल भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए करा गया है। क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला अभी फिलहाल चुनाव जीत कर आए, तो थोड़ा तो यहाँ पर वंडर करना जरूरी है ना कि देखो हम तुम्हारे लिए जीते हैं, हम हमारे लिए चुनाव नहीं जीते हैं। हम चुनाव जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जीते हैं। आपकी जो मांगे हैं आपकी तरफ से जब हम इलेक्ट होकर आए हैं, तो उस इलेक्शन के लिए हमने आपके जो विषय लिए उन विषय को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जानते हुए कि कानून हम नहीं बना सकते, फिर भी एक ढोंग रच रहे हैं। पूरे ढोंग के पीछे का प्रमुख कारण ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर निरंतर चुनाव चलते रहते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का हुआ है, वैसे ही आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव। तो महाराष्ट्र के चुनाव जब होंगे और महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई सुप्रीम लीडर ये कह देता है कि देखिए ये विनाशकारी शक्तियां, ये विभाजनकारी शक्तियां वापस से भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो हम हैं, ये तो बीजेपी पार्टी है, ये तो मेरा नेतृत्व है जिसने कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को होने से रोक रखा है। मैंने ही धारा 370 हटाई थी, मैंने ही ट्रिपल कानून को ब्लॉक करा था, मैंने ही यहाँ पर अलग अलग तरीके से भारत को सुदृढ़ करने का प्रयास करा है। तो ये जनता के मन में बीजेपी के प्रति एक पॉजिटिव रवैया देगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आइडियोलॉजी तो किसकी थी? उमर अब्दुल्ला की है कि हमें 370 चाहिए, पर वो जानता है नहीं मिलेगा, पर वो अपने चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जनता को दिखाने के लिए, देखो भैया हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस प्रस्ताव को पास कराया। और यहाँ पर जो विश्लेषक कहते हैं कि ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी तो इशू चाहिए ना फिलहाल की स्थिति में, इसके ऊपर लड़ेगी। तो वो बोलेगी कि देखो कश्मीर के अंदर वापस से ये उत्पादकारी शक्तियां वापस से अपना क्या कर रही है, अपने बोल ऊंचे कर रही है कि हमें कश्मीर को क्या करना है, अलग करना है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को। तो अंत में सबकी राजनीति है, सबके अपने उद्देश्य हैं, और जनता क्या है, भोली भाली है, प्यारी सी है, मासूम सी है, उसको बेवकूफ बनाओ और अपने उद्देश्य की पूर्ति रहो, अपने उद्देश्य को पूर्ति करो। अपने जो बोला जाए तो जिस उद्देश्य के लिए हम सुखी जीवन यापन करने के लिए या अपनी विलासिता पूर्ण जीवन यापन करने के लिए चुनाव लड़कर आए हैं, चुनाव लड़ो, लोगों को लड़वाओ, अपने जो बोला जाए तो लोगों के अंदर वैमनस्य भावना फैलाओ, एक दूसरे का विरोधी बनाओ। यही इन राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख विषय रहता है। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि ये नहीं होने वाला, पर फिर भी वो अपनी जनता को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यही हुआ है फिलहाल की स्थिति में। यह है जम्मू कश्मीर असेंबली। इस जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर धारा 370 को वापस लाने के संबंध में यहाँ पर प्रपोजल लाया गया था, और उस प्रपोजल के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी लीडर्स ने हड़प झड़प हो गई, और झड़प होने के बाद में इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या हुआ, मार्शल्स ने आके उन लोगों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे को और देखते हैं, आगे क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी पक्ष भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और झूमा झटकी की। सदन में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओवरऑल हमें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं।
तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति था जिसने भी यहाँ पर क्या करा था, इस पर्चे को लहराया था, उसकी प्रमुख मांग है कि हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए, हमें जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई चाहिए, ये इनका प्रमुख उद्देश्य। थोड़ा-सा आर्टिकल 370 को भी समझ लेते हैं, ये क्या कहता है? आर्टिकल 370 का पहला पॉइंट क्या है? गारंटीड स्पेशल स्टेट टू जम्मू कश्मीर। तो भैया जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जो और दूसरे भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, उनको ओवरऑल यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर को मिल सकता है। 370 के नाम से ही मिले ये जरूरी नहीं। अगली चीज क्या है? अलाउ स्टेट टू असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पर यहाँ पर एक अलग बात चलती थी, ये क्या करते थे? अपना अलग दो संविधान मानते थे, एक भारत का संविधान और एक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान। ठीक है, भारत के अंदर रहते हुए अलग से अपना खोपचा बनाकर रखते थे, तो वो 370 के अंदर था, वो इनसे छीन लिया गया 370 के माध्यम से। सेपरेट स्टेट ऑफ लॉ फॉर द स्टेट रेसिडेंशियल सच एज द सिटीजनशिप, मतलब हमारी नागरिकता हम ही बनाएंगे। मतलब ओवरऑल एक 370 स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, जिसके अंदर वो एक तरीके से अपना एक अलग देश, अपना एक अलग एरिया था, खुद का झंडा था, खुद का संविधान था, खुद के नियम थे, खुद की संसद थी, सब कुछ अपना अपना था। धारा 370 को लाकर, धारा 370 को हटाकर इस पूरे को डिमोलिश कर दिया गया वहां से। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में सिटीजन फॉर द अदर स्टेट कैन नॉट परचेज लैंड और द प्रॉपर्टी इन द स्टेट। भैया जम्मू कश्मीर के अंदर आप बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है? यहाँ पर केवल और केवल जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोग ही जमीन खरीद पाएंगे, ठीक है? यहाँ की लड़की अगर क्या करेगी, अदर स्टेट के लड़कों से शादी कर लेगी, तो उसका यहाँ की संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। पर यहाँ की लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेगी, तो उसको सारे के सारे राइट वैसे ही रहेंगे। मतलब ये पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास है एक तरीके से। सेंट्रल कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360 इन द स्टेट। मतलब यहाँ पर जो इमरजेंसी है ना, आर्टिकल 368, ये उसको नहीं लगा सकते आप यहाँ पे। आपको लगाना होगा तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आपको उसकी विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो परमिशन अलाउ करेगी तो ही आप यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में के पास में अपने पूरे के पूरे अधिकार है, तो वो क्यों ऐसा करेगी? मतलब ओवरऑल हाथ बांधने का काम था कि यहाँ पर सेंटर कुछ ना कर पाए, तो इसीलिए धारा 370 को हटा दिया गया। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो पर्चा लहराया गया था वो खुर्शीद अहमद शेख, बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई, ठीक है? एक प्रमुख व्यक्ति है राशिद इंजीनियर करके, वो शायद से फिलहाल की स्थिति में अभी जेल में बंद है। उनके भाई खुर्शीद अहमद शेख, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से उस झंडे को लहराया था, पर्चे को लहराया था, जिसके विरोध में यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या हुई थी? झड़प हुई, ठीक है? और इन्होंने जो प्रपोजल पास करा है, उस प्रपोजल को बोल के तो दिखाया कि धारा 370 को लाने का वापस प्रयास कर रहे हैं, पर जो संवैधानिक नजरिया होता है, पेपर्स होते हैं, पेपर्स के अंदर कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ, पेपर्स के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम धारा 370 की बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल एक शब्द दे रहे हैं, क्या शब्द दे रहे हैं? उस शब्द को समझने का प्रयास करना, ठीक है? ये देखिए, ये लाइन दे रहे हैं क्या? स्पेशल स्टेटस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी which safeguard the identity, culture and the right of the people of Jammu Kashmir and express concern over their unilateral removal। मतलब यहाँ पर ओवरऑल उन्होंने स्पेशल स्टेटस के लिए करा, पर स्पेशल स्टेटस देना या ना देना ये भी किसका मुद्दा है? केंद्र का मुद्दा है, तो केंद्र ही इसके अंदर कुछ कर सकती है। ओवरऑल दोनों ही तरफ से देखा जाए तो जनता को बेवकूफ बनाना है और जनता को दिखाना है कि देखो भैया, हम केवल और केवल किसके लिए जीवन जी रहे हैं? हम केवल और केवल आपके लिए जीवन जी रहे हैं, हमारा तो कोई जीवन यहाँ पर है ही नहीं है। क्या अब आर्टिकल 370 की वापसी संभव है? तो सबसे पहले मोदी सरकार का जो स्टैंड है उसके तो असंभव है, क्योंकि इन्होंने ही हटाई है। ये कभी भी धारा 370 को वापस लेकर आने वाले नहीं है। पूरी जान लगा दी थी अमित शाह ने इसके अंदर, एक ही दिन के अंदर लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति से, सबसे ले ली परमिशन और धारा 370 को हटा दिया था, ठीक है? वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल पल हैं भारतीय लोगों के दिमाग के अंदर, जब अमित शाह ने पूरा का पूरा काम करा था। फिर यहाँ पर विधानसभा का प्रस्ताव क्या बाध्यकारी है क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया, विधानसभाएं जो भी करती हैं उनके लिए शक्तियां दे रखी हैं, संघ सूची की, राज्य सूची की और संवर्ती सूची की। राज्य सरकारें सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची के विषयों का कानून बना सकती है। अगर राज्य सूची के विषय पर कोई प्रस्ताव है तो उस पर केंद्र कुछ नहीं कहेगा और वैसे के वैसे कर सकते हैं, पर ये तो राज्य केंद्र सूची का विषय है ना, ये संघ सूची का विषय, तो इसके ऊपर इनकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव दे दिया जाए उसको मंजूर नहीं करा जाएगा। ओवरऑल
ये एक तरीके से हमारी मर्जी बताने का है कि हम ऐसा चाह रहे हैं, बस इतना सा, ठीक है। फिर अब कैसे होगा, अगर लाना भी जाएगा तो कैसे होगा, संसद में कानून बनाकर ही इसकी वापसी होगी। संसद में कानून के बगैर इसकी कोई वापसी होने वाली नहीं है, और उसके बाद भी राष्ट्रपति की परमिशन मिलेगी। ऐसा हो सकता है संसद में वापस भी बन जाए, पर राष्ट्रपति उसको अपने पास क्या कर ले, सोच विचार के लिए रख ले, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, ये रोका जा सकता है। अगर सरकार को इसको रोकना है तो उसके पास हजार तरीके हैं उसको रोकने के। और इसी के विरोध में यहाँ पर जो माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी निकल कर आई क्या, आर्टिकल 360 विल नॉट बी रिस्टोर्ड जम्मू कश्मीर असेंबली रिजोल्यूशन अटेम्प्ट टू डिवाइड इंडिया। मतलब देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। इनको भूल गए ये अमेठी से चुनाव हार गई, तो इनको भी थोड़ा जमे रहना है मार्केट में कि देखो हम भी हैं, तो इसलिए ये भी निकल कर आएंगी। सत्ता पक्ष से भी निकलेंगे, विपक्ष से भी निकलेंगे, तो दोनों ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर जब धारा 370 हटाई गई थी तो उसे बांट दिया गया था, उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था। तो क्या इसे अब राज्य का दर्जा दिया जाएगा? तो यहाँ पर सरकारी प्रयास चल रहे हैं। हो सकता है निकट भविष्य के अंदर आपको एक खबर देखने को मिले कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, और अब वहां पर वो अपने अनुसार जो नॉर्मल राज्य है उनकी तरह अपनी प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा तो है, पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो वो 4 प्रमुख काम नहीं कर सकती है। 4 प्रमुख काम कौन कौन से हैं? पहला तो पुलिस और व्यवस्था पर नियंत्रण, मतलब जो पुलिस है राज्य सूची के विषय के मामले में कानून बना सकती है, पर पुलिस और कानून व्यवस्था पर उसका कोई अधिकार नहीं। दूसरी, नए कानून बनाने की स्वायत्ता। अगर वो नए कानून बनाना चाहे तो नए कानून बनाने में भी जम्मू कश्मीर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सरकारी नीतियों पर खर्च, सरकारी नीतियों पर खर्च के लिए उन्हें बार बार केंद्र से सहयोग लेना पड़ता है, ये सरकारी नीतियों पर अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। फिर सरकारी अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार। अभी फिलहाल की स्थिति में देखते हैं आप कि कोई कलेक्टर कुछ कहना मानने से मना कर दे तो अन्य राज्य सरकारें क्या कर देती हैं, तुरंत पोस्टिंग कर देती हैं, विधायक पोस्टिंग करवा देते हैं रातों रात। पर यहाँ पर जो भी आईएएस अधिकारी या सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी पोस्टिंग इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल के माध्यम से बोला जाए राज्यपाल के माध्यम से होती है, और राज्यपाल यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वो यहाँ पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट, यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या बोला जाए अन्य सरकारी अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। तो ओवरऑल ये था वीडियो जिसके अंदर हमने जाना क्या आर्टिकल 370 को पुनः वापस से रिस्टोर करा जा सकता है। तो ये केवल और केवल संघ सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, उसके अलावा राज्य सरकारें कितने ही पैर पटक ले वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो जनता बड़ी भोली भाली होती है, उसे बेवकूफ बनाने के लिए हमेशा से सरकारें ऐसा प्रयास करती हैं। तो ये आप सभी जनता के लिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।